एक पिता जिसका बेटा बेरहमी से कुछ गैंगस्टरों के हाथों मारा गया, अब अपनी टूटी हुई जिंदगी को सिर्फ एक ही मकसद से जोड़ लेता है, बदला। लेकिन सवाल यही है, क्या वह बदला ले पाएगा? तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है ब्रायन नाम के उस आदमी से, जिसकी आंखों में आंसू नहीं बल्कि जलती हुई आग है। अपने बेटे की मौत के गुनहगारों को मिटाने की कसम खाता हुआ ब्रायन अपने बदले की योजना का पहला कदम उठाता है और खुद को एक पीड़ित बताकर पुलिस स्टेशन पहुंचता है ताकि केस की प्रोग्रेस जान सके। इंस्पेक्टर डेनिस के आने का इंतजार करते हुए उसकी नजर दफ्तर की दीवारों पर टंगी उन तस्वीरों पर पड़ती है जहां शहर के खूंखार गैंग मेंबर्स के चेहरे चिपके हैं। उन्हीं चेहरों में उसे वे लोग भी दिख जाते हैं जिन्होंने उसके बेटे की जान ली थी। दिल की धड़कन तेज हो जाती है और वह चुपचाप अपने फोन से उन सब की तस्वीरें खींच लेता है। तभी एक गंदे आदमी का स्केच उसकी रूह को झकझोर देता है। उसका नाम है प्लाया, वही आदमी जिसने गोली चलाकर ब्रायन को मौत के बेहद करीब पहुंचा दिया था। इसी बीच जब इंस्पेक्टर दफ्तर में दाखिल होता है तो लिफ्ट की ओर जाते ब्रायन को देखता है और उसकी आंखों में उठती नफरत की चिंगारी को महसूस करता है। घर लौटकर ब्रायन दीवार पर उन सभी को उनकी तस्वीरें चिपकाता है और क्रिसमस के दिन उन्हें खत्म करने की ठान लेता है, क्योंकि वही दिन उसके बेटे की मौत की पहली बरसी है और यहीं से बदले की कहानी सच में शुरू होती है। बेटे को खोने का दर्द ब्रायन को तोड़ने के बजाय दिन ब दिन और मजबूत करता जाता है। वह खुद को एक हथियार में बदलने के लिए खून पसीना मारता है, कठोर ट्रेनिंग करता है, प्रोफेशनल टेक डाउन मूव्स सीखता है जो ब्रायन कभी साधारण एक्सरसाइज में हार जाता था। वही अब खतरनाक कॉम्बैट ट्रेनिंग को आसानी से झेलने लगता है। वह एक डीलर से एक जर्जर पुरानी कार खरीदता है और उसकी विंडशील्ड पर जमी धूल को साफ करते वाइपर्स की आवाज ठीक वैसी ही लगती है जैसे ब्रायन का बदले का मकसद जो हर गुजरते दिन के साथ और साफ होता जा रहा है। घर आकर वह उसी कार को मॉडिफाई करने में लग जाता है। हर दिन हथौड़े की आवाज पूरे घर में गूंजती रहती है। उसकी पत्नी सब समझती है कि ब्रायन किस रास्ते पर चल पड़ा है। वह उसे रोकना चाहती है लेकिन रोक नहीं पाती, क्योंकि ये सिर्फ बदन की ताकत की लड़ाई नहीं बल्कि निशाने की सटीकता की भी जंग है। शुरुआती फायरिंग प्रैक्टिस के भयानक नतीजों के बाद ब्रायन हथियारों को बारीकी से समझने लगता है। पत्नी रोज उसे इस हाल में देखती है और कुछ दिनों बाद उसका सब्र टूट जाता है। लेकिन उस रात शब्द नहीं होते, सवाल नहीं होते, बस दो टूटे हुए इंसान होते हैं जो एक दूसरे को थामे पूरी रात खामोशी में सुकून ढूंढते रहते हैं। पत्नी समझ जाती है कि उसका पति बदला लेने के लिए जी रहा है और ब्रायन इससे भी ज्यादा साफ समझ जाता है कि उसकी पत्नी अब उससे दूर जाने वाली है। ऐसा नहीं था कि उनके बीच अब प्यार खत्म हो गया हो, बस शायद इस दर्द से भरे सफर में कुछ समय के लिए अलग रहना ही सबसे बेहतर रास्ता था। आंसू पहुंचते हुए वह चुपचाप अपना सामान उठाती है और दरवाजे से बाहर निकल जाती है। पत्नी का जाना ब्रायन को भावनात्मक बंधनों से मुक्त कर देता है और वह पूरी तरह अपने मकसद पर टिक जाता है। तभी कहानी हमें अतीत में ले जाती है, जहाँ पता चलता है कि कभी ब्रायन, उसकी पत्नी और उनका बेटा मिलकर 3 लोगों का एक खुशहाल परिवार थे। क्रिसमस की रौनक थी, हंसी थी, रोशनी थी, लेकिन अचानक गोलियों की तड़तड़ाहट और टायरों की चीखती आवाजों ने सब कुछ चीर दिया। 2 गैंग्स के बीच हुई अंधाधुंध फायरिंग में गोलियां हर दिशा में उड़ रही थी। ब्रायन और उसकी पत्नी ने अपने शरीर से बेटे को ढाल बना लिया, लेकिन जब गैंगस्टर कारों में बैठकर भाग निकले तब उन्हें एहसास हुआ कि बेटे की शर्ट ताजे खून से भीग चुकी है। गुस्से और बेबसी में पागल हुआ ब्रायन उनका पीछा करता है। आवाज के सहारे दिशा पहचानते हुए वह दोनों गैंग्स को अब भी एक दूसरे पर गोलियां बरसाते देता है और बिना सोचे उनकी ओर दौड़ पड़ता है। इस वक्त नीली कार वाला गुट साफ तौर पर हावी था। गोलियों की एक झड़ी के बाद पीली कार वाले गुट का एक आदमी ढेर हो जाता है। भीड़ भाड़ वाली सड़क पर दोनों तरफ की कारें एक दूसरे पर फायरिंग करते हुए बेकाबू रफ्तार में दौड़ रही थी। तभी पीली कार एक पानी के पाइप से टकराकर पलट जाती है और नीली कार खराब हो जाती है। ब्रायन के भीतर बदले की आग और भड़क उठती है। उसे कचरे के ढेर में एक क्रॉबार मिलता है। जैसे ही नीली कार एक गली से बाहर निकलती है वह पूरी ताकत से वार करता है, जिससे कार लड़खड़ा जाती है लेकिन पूरी तरह रुक नहीं पाती। नीली कार वाले गैंग तंग गली में ब्रायन को शिकार बनाने के लिए मुड़ जाते हैं। गोलियों की बारिश के बीच ब्रायन जान बचाकर दौड़ता है। कार उसे कुचलने ही वाली होती है कि वह पूरी ताकत से छलांग लगाता है और तभी फोर्कलिफ्ट का अटैचमेंट सीधे ड्राइवर का सिर अलग कर देता है। लुढ़कते हुए ब्रायन जमीन पर गिरता है। तभी कार से उतरा एक गैंगस्टर उसकी कमर में गोली दाग देता है। ये FBI गैंग का मेंबर था, लेकिन प्लाया यही नहीं रुकता और ठंडेपन से बंदों को खाता है। ब्रायन की गर्दन में एक और गोली मारता है और आराम से वहां से चला जाता है। सीन अस्पताल में शिफ्ट होता है, जहां डेनिस अपना विजिटिंग कार्ड छोड़कर चला जाता है, शायद ये जानने की उत्सुकता में ही कि ब्रायन जिंदा बचेगा या नहीं। अस्पताल में भर्ती होने के बाद हर दिन ब्रायन के कमरे की खिड़की पर एक तोता आकर बैठने लगता है, जैसे मानो मरा हुआ बेटा उसी में लौट आया हो और खामोशी से दुआ कर रहा हो कि उसका पिता जल्दी उठे। और सच में ये दुआ रंग लाती है। उसकी पत्नी दिन रात टूटे मन से उसकी
सेवा करती रहती है और तोता हर रोज खिड़की पर आकर ब्रायन पर नजर रखता रहता है। ब्रायन धीरे धीरे जिंदगी की तरफ लौट तो रहा था, लेकिन उसकी वोकल कॉर्ड्स इतनी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी थी कि उसकी आवाज हमेशा के लिए छिन गई थी, जैसे वह किसी अंतहीन बुरे सपने में कैद हो, जहाँ वह चीखना चाहता है, दर्द उगल देना चाहता है, लेकिन गले से एक भी शब्द बाहर नहीं आता। घर लौटते ही क्रिसमस की डरावनी यादें उस पर टूट पड़ती है। पीछे से उसकी पत्नी आकर उसे कसकर गले लगा देती है, मानो दोनों एक दूसरे को टूटने से थामे हों। आंगन में पड़ी फुटबॉल सिकुड़ी हुई थी और घर का हर कोना ठीक वैसा ही जमे हुए समय में कैद था जैसा उस मनहूस क्रिसमस के दिन था। बेटे के वे तोहफे अब भी वहीं पड़े थे जिन्हें खोलने का मौका उसे कभी नहीं मिला। यह दर्द अब ब्रायन को रोक नहीं पाता, क्योंकि यह उस पिता की अंतिम पीड़ा थी जिसने अपने बच्चे को जान से भी ज्यादा चाहा था। ऐसा मानसिक तूफान जैसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। मेज पर पड़े अखबार में बेटी की मौत की खबर पढ़कर उसे पता चलता है कि 2 गैंग्स के इलाके की लड़ाई में एक मासूम बच्चा भटकी हुई गोली का शिकार बन गया। यह अन्याय ब्रायन के भीतर ज्वालामुखी की तरह फट पड़ता है। वह फ्रिज से सफेद शराब की बोतल निकालता है और बिना रुके बड़े घूंट भरता चला जाता है। पत्नी खामोशी से उसे टूटते हुए देखती रहती है, लेकिन फिर उसके भीतर भी महीनों से दबा माँ का दर्द फट पड़ता है, क्योंकि कोई भी माँ जिसने अपना बच्चा खोया हो हमेशा मजबूत नहीं रह सकती। इसके बाद ब्रायन हर दिन खुद को बेसमेंट में कैद कर लेता है, शराब, गम और अपराध बोध में डूबा हुआ। लेकिन एक दिन नशे की बेहोशी में उसे अपने बेटे का चेहरा याद आता है और वह समझ जाता है कि वह खुद को इस अंधेरे में हमेशा के लिए डुबो नहीं सकता। यहीं से बदले का बीज उसके भीतर जड़ पकड़ लेता है। जल्द ही अक्टूबर आ जाता है और क्रिसमस तक सिर्फ 2 महीने से थोड़ा ज्यादा वक्त बचता है। रातों रात ब्रायन गैंग्स के अपराधों के सबूत इकट्ठा करने में जुट जाता है। अब उसके दुश्मन सिर्फ कुछ छोटे अपराधी नहीं, बल्कि दोनों गैंग्स का हर सदस्य था। वह प्लाया की हर आपराधिक हरकत को रिकॉर्ड करने की कोशिश करता है, लेकिन प्लाया बार बार उसकी नजरों से ओझल हो जाता है। तभी उसकी नजर एंथनी नाम के एक आदमी पर पड़ती है, जो एक सूटकेस लेकर इमारत से बाहर निकलता है और कार में बैठ जाता है। देखते देखते थैंक्सगिविंग आ जाता है और ब्रायन अपनी ट्रेनिंग को और खतरनाक स्तर तक ले जाता है। अब उसकी काया कमजोर आदमी की नहीं, बल्कि उपड़ी हुई मांसपेशियों वाले योद्धा की बन चुकी होती है। दीवार पर लगी हर अपराधी की तस्वीर उसे और मजबूत बनने के लिए उकसाती है। सबसे कठिन कार ड्रिफ्टिंग तकनीकें भी वह रोजाना अभ्यास से काबू में कर लेता है। निशानेबाजी में वह बाएं हाथ से दाएं हाथ पर पूरी तरह शिफ्ट हो चुका होता है और अब हर बार बुलसाई मारना उसके लिए सामान्य बात बन जाती है। स्क्रीन पर टारगेट के ठीक बीच को चीरती हर गोली उसके बदले के इरादे को और पुख्ता करती जाती है। यह महीनों की तपस्या का नतीजा था, क्योंकि अब बदला शुरू होने वाला था। देर रात ब्रायन खिड़की से चढ़ते हुए सीधे एंथनी के घर में घुस जाता है और जैसे ही आवाज सुनकर एंथनी जांच में बाहर आता है, ब्रायन पिछली की तरफ उस पर टूट पड़ता है। एंथनी बुरी तरह पिटता है और संतुलन खोकर सीढ़ियों से नीचे लुढ़क जाता है। अब यही सीन में वो ब्रायन के बेसमेंट में उल्टा लटकाया हुआ बंधा दिखाई देता है। ब्रायन ने अपना चेहरा छिपाने के लिए वेल्डिंग मास्क पहन रखा है और बिना एक शब्द बोले सीधे उसके डर से खेलने लगता है। इस वक्त एंथनी ब्रायन के हाथों में कटने को तैयार भुने हुए सुअर से ज्यादा कुछ नहीं था। दीवारों पर चारों ओर चिपकी गैंग की आपराधिक फाइलें देखकर एंथनी को तुरंत समझ आ जाता है कि वह किसी बेहद खतरनाक मुसीबत में फंस चुका है। लेकिन ये अब भी उसकी समझ से बाहर था कि उसने आखिर किस यमराज को नाराज कर दिया है। ब्रायन पहले से प्रिंट किए गए सवाल उसके सामने रखता है और उसे जवाब लिखने पर मजबूर करता है। ये सवाल गैंग के अपराधों, उनके ऑपरेट करने के तरीकों और मनी लॉन्ड्रिंग के सबूतों से जुड़े होते हैं। जैसे ही एंथनी टाल मटोल करने की कोशिश करता है, ब्रायन चाकू निकालकर उसे धमकाता है। ब्लेड की चमक देखते ही एंथनी डर के मारे पसीने में नहा जाता है। ब्रायन उसके ठीक सामने चाकू काटकर साफ चेतावनी देता है कि कोई चालाकी बर्दाश्त नहीं की जाए। सब कुछ शांत होता देख अचानक एंथनी खुद को आजाद कर लेता है और झपट कर चाकू छीनते हुए ब्रायन पर वार कर देता है। हमला इतना अचानक होता है कि ब्रायन समझ ही नहीं पाता और उसके कान में एक और गहरी चोट लग जाती है। दर्द को दांतों में दबाए हुए एंथनी से भिड़ जाता है। यह ब्रायन की पहली असली लड़ाई होती है, इसलिए उसका अनुभव अब भी कच्चा साबित होता है। जिस मुकाबले को उसने आसान समझा था, वह एक रोज जानने वाले गैंगस्टर के सामने बेहद भारी पड़ता है। फिर भी किस्मत साथ देती है और एक हताश बेतरतीब प्रति हमले में वह एंथनी को बेरहमी से पीट देता है। यह राउंड ब्रायन बहुत मुश्किल से जीत पाता है। समय तेजी से आगे बढ़ता है और 24 दिसंबर आ जाता है, वही दिन जिसे ब्रायन ने इंसाफ का दिन तय किया था, जिस दिन पूरे गैंग को तबाह किया जाना था। अपने हथियारों और उपकरणों को सलीके से जमाते हुए यह शायद आखिरी मौका था वह अपनी पत्नी से मिल सकता था, लेकिन पत्नी के प्रति अपराध बोध या बेटे की मौत को न बचा पाने की पीड़ा उसे उससे मिलने से रोक लेती है। बच्चे को खोने के बाद बदला ही ब्रायन और उसकी पत्नी के लिए आखिरी सांत्वना बन चुका था।
आखिरकार ब्रायन अपने बेटे की कब्र पर वह उपहार लेकर पहुंचता है जिसे कभी खोना नहीं जा सका। वह समाधि पत्थर पर हाथ फेरता है और वहां चुपचाप बहुत देर तक बैठा रहता है। बेटे से कहने के लिए उसके पास अनगिनत बातें थी, लेकिन वे सब खामोशी में और उस दर्द में घुल जाती हैं जो बच्चे के चले जाने के बाद कभी खत्म नहीं होता। रात गहराते ही ब्रायन एंथनी को एक लाल लिफाफे के साथ डेनिस के घर के बाहर फेंक देता है और कुछ ही पलों में पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। इंस्पेक्टर हैरानी और बेचैनी के बीच धीरे से लिफाफा खोलता है। ये ब्रायन की तरफ से भेजा गया एक संदेश था जिसमें साफ लिखा था कि आज रात सब कुछ खत्म हो जाएगा। उलझन में पड़ा इंस्पेक्टर लिफाफे से यूएसबी ड्राइव निकालकर उसका डेटा खोलता है और उसकी आंखें फैल जाती हैं क्योंकि उसमें पूरी प्लाया गैंग की आपराधिक दुनिया खुलकर सामने आ जाती है। वहीं इनो की मेहनत से जुटाई गई हर जानकारी, गैंग के सदस्यों के आपसी रिश्ते, अवैध सौदे ठिकाने, लेन देन के रास्ते और एंथनी का कबूलनामा, सब कुछ इतनी सटीकता से व्यवस्थित था जैसे किसी युद्ध की फाइल तैयार की गई। उधर ब्रायन प्लाया के अड्डे की ओर बढ़ ही रहा था कि रास्ते में उसे एक रूट की पुलिस रिपोर्ट सुनाई देती है। वो बिना हिचक जांच करने चला जाता है। सामने भाई भरकम बदमाशों को देखकर वो तुरंत हमला नहीं करता, बल्कि फ्लैंकिंग रणनीति अपनाते हुए उनके निकलने का इंतजार करता है और जैसे ही मौका मिलता है अपनी कार सीधे उन पर चढ़ा देता है। जोरदार टक्कर से दोनों बुरी तरह अक्षम हो जाते हैं। ब्रायन खंजर निकालता है और एक पर आंखें यकफौर कर देता है, दूसरा अभी भी कार की छत को जकड़े रहता है। ब्रायन की अचानक ब्रेक और पागलपन भरी स्पिनिंग ड्रिफ्ट के बावजूद वहां आदमी छोड़ता नहीं। वहां बंदूक निकालने की कोशिश करता है, लेकिन ब्रायन उसे फुर्ती से निरस्त कर देता है। कुछ गोलियों के बाद छत से खून टपकने लगता है और यह खूनी मंजर ब्रायन को पल भर के लिए हिला देता है, क्योंकि यह पहली बार था जब उसने किसी इंसान की जान ली थी। इसके तुरंत बाद वह एक छत पर पैकेज फेंकता है जो PI के गैंग के खास आदमी एंथनी का कटा हुआ हाथ होता है। पैकेज देखते ही उसे बॉस तक पहुंचा दिया जाता है और प्लाया उसे देखकर आगम बोला हो जाता है। उसे लगता है ये रूइस गैंग की चाल है और वह तुरंत बदले का आदेश दे देता है। यही ब्रायन की असली चाल है। दोनों गैंग्स के बीच खून खराबे का युद्ध छेड़ना। अब दोनों तरफ से भीषण लड़ाई चल रही थी। ब्रायन दखल देने ही वाला था कि उसने देखा पुलिस घिर चुकी है और हताहत हो रही है। वह एक महिला अधिकारी को बचाने का फैसला करता है और उसकी लोकेशन के चारों ओर कार घुमाते हुए अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देता है ताकि गैंग के लोगों को खत्म किया जा सके। उसी वक्त एक निचले दर्जे का गुंडा, जिसे न सही गलत की समझ थी न मौत का डर, इस पूरे मंजर का वीडियो रिकॉर्ड कर PIA गैंग के लीडर को भेज देता है। ब्रायन की कौशलपूर्ण टेल स्लाइड इन ड्रिफ्ट्स और खाली मैदान में शिकारी की तरह उसकी मूवमेंट देखकर PIA को एहसास हो जाता है कि खतरा सिर पर है, क्योंकि उसके आदमी एक एक कर गिर रहे थे। गैंगस्टरों को निपटा कर ब्रायन महिला अधिकारी के पास कार रोकता है, लेकिन जैसे ही वह अंदर बैठती है उसकी पीठ में गोली लग जाती है और उसकी सांसें थम जाती है। भारी मन से ब्रायन को उसका शव सड़क पर रखना पड़ता है, क्योंकि उसका मिशन अभी खत्म नहीं हुआ था। वह जब एक्सीलेटर दबाता है और सीधे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे आदमी पर कार चला देता है, उसके हाथ से फोन छीनकर रिकॉर्डिंग बंद करता है और उसे वहीं मार देता है। इस एक पल ने प्लाया के दिल में डर को और गहरा कर दिया। आखिरकार प्लाया को समझ आ जाता है कि उसके साम्राज्य को अंदर से कौन तोड़ रहा है और उसी पल वह गैंग के ग्रुप चैट में $5000 का इनाम घोषित कर देता है कि जो भी ब्रायन को जिंदा या मरा हुआ लाएगा वह इनाम उसका होगा। उधर ब्रायन कुछ ही देर में रूइस को ढूंढ निकालता है, लेकिन सीधे हमला करने के बजाय वह उसे उकसाने के लिए पास से निकल जाता है और आगे बढ़ जाता है। कुछ दूरी पर पुल के ऊपर ब्रायन अपनी कार धीरे से रोकता है और एक संगीत उपकरण निकालता है, मानो यह उसकी आत्मा और उसके मृत बेटे के बीच संवाद का आखिरी जरिया। लेकिन जैसे ही उसे रूइस के करीब आने का एहसास होता है, वह अचानक एक्सीलेटर दबाकर रफ्तार बढ़ा देता है और तभी सामने से एक कार आकर जोरदार टक्कर मारती है। वह रूइस ही था और यहीं से दोनों के बीच एक जानलेवा पीछा शुरू हो जाता है। पलंग छपकते ही ब्रायन तेज रफ्तार में दौड़ते हुए अचानक मुड़ता है और जोर से ब्रेक लगाता है। वह अपनी अनोखी शैली में लड़ रहा था, अपनी ताकत से नहीं बल्कि दुश्मन की कमजोरी पर वार करते हुए। लेकिन रूइस भी चालाक निकलता है और जल्दी ही ब्रायन को एक तंग गली में धकेल देता है। अनजाने में यह वही जगह होती है जहां हथियारों के सौदागर सौदा कर रहे होते हैं। अगले ही पल ब्रायन अपनी कार सीधे उनकी गाड़ी में ठोक देता है और उसे आगे घसीटते हुए ले जाता है। दो तरफ से दबाव बनने पर हालात कुछ पलों के लिए थम जाते हैं। ब्रायन अचानक ब्रेक मारता है और बंदूक निकालकर दुश्मनों पर लगातार गोलियां बरसाने लगता है। सारे गुर्गों से निपटने के बाद अब रूइस अकेला रह जाता है
और ब्रायन के लिए ये लड़ाई अब पहले से आसान लगने लगती है। वह अपनी नई सीखी स्किल का इस्तेमाल करता है, पूरी स्पीड में जाकर अपनी कार से रुइस को टक्कर मारता है और उसे दूर उछाल देता है। उसी वक्त डेनिस पुलिस रेडियो पर दोनों गैंग्स के एक दूसरे को खत्म करने की रिपोर्ट सुनता है और बिना ज्यादा सोचे समझ जाता है कि यह सब ब्रायन का ही काम है। वो लगातार इस बात का विश्लेषण कर रहा था कि ब्रायन ऐसा क्यों कर रहा है, और कुछ देर अपनी धीमी लेकिन गहरी सोच में डूबने के बाद उसे पिछले साल उसके बेटे की हत्या का केस याद आ जाता है। उधर प्लाया कम रोशनी और धीमे संगीत के बीच एक जवान खूबसूरत औरत के साथ ऐश कर रहा होता है। तभी पीआईए अचानक अपने सभी आदमियों को वापस बुला लेता है। ठीक उसी वक्त ब्रायन एक गिल्ड स्टीवर्ड खत्म करता है कि उसे खबर मिलती है कि प्लाया ने अपने सारे लोगों को ठिकाने पर इकट्ठा होने का आदेश दे दिया है। उसने अपना लेदर जैकेट पहना, कैमरे के सामने एक राजसी ठहराव के साथ पोज बनाया और उसी पल तीसरा राउंड आधिकारिक तौर पर शुरू हो गया। सभी गैंग मेंबर ठिकाने की तरफ बढ़ने लगे और ठीक उनके पीछे अंधेरे में छिपा हुआ ब्रायन अपनी बाइक पर सवार होकर साए की तरह उनका पीछा कर रहा था। जैसे ही रोलिंग डोर नीचे आने लगी, उसने पूरी रफ्तार में बाइक अंदर घुसा दी। ब्रायन को अकेला भेड़िया समझने की गलती किसी को नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि उसकी निशानेबाजी अब बेहतरीन हो चुकी थी। जब उसे एहसास हुआ कि हैंडगन से सबको रोक पाना मुमकिन नहीं है, तो उसने शॉटगन निकाली और पेट्रोल लीक कर रही मोटरसाइकिल को निशाना बनाकर बुला दिया। एक जोरदार धमाका हुआ और पूरे ठिकाने में अफरा तफरी मच गई। नीचे मौजूद गैंगस्टरों को और पलंग चपकते ही निपटाता हुआ ऊपर बढ़ता गया। नीचे का इलाका साफ करने के बाद वह छत तक पहुंच गया और पीछे से आने वाली मदद को रोकने के लिए वो भी ट्रैक माइंड लगा दी। आवाजों का पीछा करते हुए जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसका सामना फिर से रुइस से हुआ, जो अभी तक जिंदा था। ताकत और कदकाठी में रुइस उससे भारी था, इसलिए ब्रायन को जल्दी ही नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन ठीक वैसा ही हुआ जैसा उसने सोचा था। माइन फटी और कई आदमी हवा में उड़ गए। धमाके ने रुइस का ध्यान भटका दिया और ब्रायन को पलटवार का मौका मिल गया। कई गोलियां लगने के बावजूद रुइस अब भी खड़ा था। चाकू से घोंपने के बाद भी उसके ब्रायन पर अपने हमले की तीव्रता कम नहीं थी। इसी बीच जब इंस्पेक्टर डेनिस छत पर पहुंचा तो रास्ते में बिखरी लाशें उसकी गवाही दे रही थी। ब्रायन और रुइस लड़ते लड़ते हथियारों के गोदाम तक पहुंच चुके थे। दोनों के छोटे और फुर्तीले मूवमेंट्स किसी जानलेवा नृत्य जैसे लग रहे थे। अचानक ब्रायन नजदीकी लड़ाई में कूद पड़ा और एक सटीक मौके पर रुइस की गर्दन में गोली उतार दी। ठीक उसी वक्त इंस्पेक्टर ने भी स्मूथ कॉम्बो में कई गैंगस्टरों को ढेर कर दिया। इस समय तक ब्रायन कई जगहों से घायल हो चुका था। जैसे ही वह अपनी गोलियां गिन रहा था, इंस्पेक्टर सामने आया। दोनों ने एक दूसरे पर गोली नहीं चलाई। ब्रायन बंदूक नीचे करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था और इंस्पेक्टर उसकी हालत देखकर उस पिता का दर्द समझ चुका था जिसने अपना बच्चा खो दिया। उसे चुपचाप अपनी बंदूक नीचे रख दी। तभी अचानक गोलियों की बौछार शुरू हो गई। उस औरत के पास बहुत गोला बारूद था और दोनों निष्क्रिय स्थिति में फंस गए। दोनों को गोली लगी। एक दूसरे को समझती नजरों के बाद उन्होंने उसे घेरने के लिए अलग अलग दिशाओं में बढ़ने का फैसला किया। ब्रायन छाया से बाहर निकला। औरत धीरे से मुड़ी। उसका दयनीय चेहरा और आंखों के आंसू देखकर ब्रायन का हाथ कांप गया। उसने बंदूक नीचे की और ठीक उसी पल उसकी यही दया उसकी सबसे बड़ी गलती बन गई। इंस्पेक्टर आगे बढ़ा तो उसे भी लगातार 2 गोलियां लगी और आखिरकार उसे उस औरत को मारना पड़ा, क्योंकि अक्सर लोग अपनी हिचकिचाहट की कीमत खून से चुकाते हैं। खून से सनी बंदूक थामे ब्रायन प्लाया के कमरे में घुसा और ठीक उसी वक्त प्लाया बाहर निकला। ब्रायन पहले ही गंभीर रूप से घायल था और लड़ने की ताकत बहुत पहले खो चुका था। फिर भी कई गोलियां झेलने के बाद वह दुश्मन के सामने गिरने को तैयार नहीं था। प्लाया ने उसे बंदूक की नोक पर ले लिया, लेकिन उसी संकट के पल में इंस्पेक्टर की गोली प्लाया को जाने दी। ब्रायन ने आखिर ताकत समेटी और उस मौके का फायदा उठाकर प्लाया पर टूट पड़ा और उसे वहीं खत्म कर दिया। यही इस कहानी का अंत होता है। देखने के लिए शुक्रिया। बताइए आपको ये फिल्म कैसी लगी, नीचे कमेंट जरूर